हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आपके फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं 27 तारीख को, और 28 तारीख से आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है। जिसका जिसमें जो सिलेबस आपका करना है उसका पहला चैप्टर है चैप्टर 6 बुक 1 का क्लास 12। तो आइए बिना समय व्यतीत करे हम शुरू करते हैं चैप्टर। प्राथमिक क्रियाएं हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ ली थी क्या होती हैं। अब हम द्वितीयक क्रियाएं के बारे में इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं का थोड़ा सा आप रिवीजन ले सकते हैं अपनी बुक से, उसको अगर भूल गए हैं तो। उसके बाद हमें करनी है द्वितीयक क्रियाएं। देखो द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं हम। तो द्वितीयक क्रियाएं प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल, यानी प्रकृति द्वारा जो प्राप्त कच्चा माल है उसको जब मनुष्य अपना कौशल यानी अपने टैलेंट से, अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत लगाकर उसको नए उत्पाद में किसी दूसरी वस्तु में बदल देता है तो इसे हम द्वितीयक क्रिया कहते हैं। यानी कच्चे माल, जैसे लकड़ी है, कच्चा माल है लकड़ी, लकड़ी से मनुष्य फर्नीचर बना ले, सोफ़ा बना ले, बैट बना ले, यानी उसको जब दूसरे रूप में बदल दिया अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, तो जब उस क्रिया को हम कहते हैं द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे पेड़ की लकड़ी है, जब उससे फर्नीचर बना देंगे यानी सोफ़ा बना देंगे, बेड बना देंगे, तो उस लकड़ी की वैल्यू बढ़ जाती है। बैट बना दिया तो एक बैट ही देखो कि 10-10 20-20 हज़ार के, उससे भी महंगे महंगे बैट आते हैं, जबकि अगर आप पेड़ को खरीदने जाओगे तो बहुत सस्ता मिल जाता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा कपास, कपास यानी रुई, रुई का सीमित उपयोग है। रुई का मेन उपयोग कहाँ जा किया जाता है भाई, या तो पूजा पाठ करने में किया जाता है वहाँ पर, या सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में किया जाता है, और तो ठीक है, या गद्दों वगैरह में भर देते हैं, तकियों में भर देते हैं। परंतु जब उसके रेसे, रुई के जो रेसे हैं उनको काटा जाता है, उपयोग करके उससे हम क्या बनाते हैं, वस्त्र आदि बना सकते हैं। तो यह एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु बन जाती है। रुई बहुत सस्ती आती है, और जब उससे कपड़े बन जाते हैं कॉटन वगैरह के तो वो बहुत महंगे बिकते हैं। इसी प्रकार खाद्यान्नों से प्राप्त लौह अयस्क यानी खनन करके, खनन क्या थी, प्राथमिक प्रक्रिया थी जो हमने प्राथमिक उसमें पढ़ी थी चैप्टर में। तो लौह अयस्क जब निकालते हैं उसका डायरेक्ट हम कोई यूज नहीं कर पाते, परंतु इस अयस्क से जब हम इस्पात बनाते हैं, इस्पात यानी जब इससे स्टील बना लेते हैं, उसके बाद हम इससे मशीनें और भिन्न भिन्न प्रकार के औजार बनाते हैं, तो यह अत्यधिक मूल्यवान हो जाते हैं। मशीन और औजार आपको पता है कितने महंगे मार्केट में मिलते हैं, लेकिन जो लौह अयस्क है उसका आप कुछ भी यूज नहीं कर पाते। और लौह अयस्क जब निकालते हैं खनन प्रक्रिया से निकालते हैं, वो प्राथमिक क्रिया में आता था। तो द्वितीयक क्रियाएं जो हैं ये विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज़ को बनाना, उसका प्रोडक्शन, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन उद्योग से संबंधित है। तो विनिर्माण क्या, मैन्युफैक्चरिंग करना, उत्पादन करना। प्रोसेसिंग, जैसे प्रोसेसिंग को ये समझो, हमने दूध निकाला, पशुपालन करा, पशुपालन क्या हो गया, ये प्राथमिक क्रिया हो गई। उससे जो दूध निकाला, उस दूध के बाद में जब हम पनीर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो प्रोसेसिंग की जाती है, उसको प्रोसेसिंगकरण कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ का ये प्रोसेसिंग होती है। और निर्माण, निर्माण तो आपको जानती हो, कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी होता है हमारा। तो ये द्वितीयक क्रियाएं इन्हीं तीनों चीज़ों से मेनली संबंधित हैं। आइए सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं विनिर्माण। विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। विनिर्माण से आशय, यानी विनिर्माण का जो अर्थ है किसी वस्तु के उत्पादन से है, यानी कुछ भी वस्तु बनाना। कारखाने में यानी बैट बन रहे हैं, बॉल बन रहे हैं, बैडमिंटन बन रही है, सबके अलग अलग कारखाने होते हैं। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, वो जो उद्योग है वो विनिर्माण में ही आएगा। जैसे अब वो हाथों से भी बनाया जा सकता है, मशीनों से भी बनाया जा सकता है। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब जो हाथों के उद्योग होते हैं, से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, लोहे या इस्पात को बनाना, स्टील को बनाना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान का निर्माण करना, इसमें इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। कहने का मतलब ये है, चाहे छोटी से छोटी वस्तु बना लो या बड़ी से बड़ी वस्तु बना लो, सब ये विनिर्माण में ही आएगा। विनिर्माण जो प्रक्रिया है इसकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, वो ये हैं, शक्ति यानी पावर, पावर यानी
इलेक्ट्रिसिटी हो या भाप की पावर हो या किसी भी चीज़ की पावर हो, उसका प्रयोग करना। एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, यानी एक कारखाने में एक ही प्रकार की वस्तुएं विशाल उत्पादन यानी बहुत ही बड़ी मात्रा में बनाई जाती हैं। कारखानों में कुशल श्रमिकों की नियुक्ति होती है। ऐसे श्रमिक रखे जाते हैं जो उस काम में माहिर होते हैं। ऐसे नहीं किसी को राह चलते उठा लिया कि आ जाओ भाई हमारी कंपनी में काम कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने काम में दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनको ही वहाँ रखा जाता है। जैसे कंप्यूटर का काम के लिए जिसने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है उसे ही रखा जाएगा, हर किसी को तो रखा नहीं जा सकता। आधुनिक शक्ति के साधन और मशीनों का निर्माण, मशीनों का प्रयोग होता है कारखानों में। मानक वस्तुओं का उत्पादन यानी स्टैंडर्ड की चीज़ों का वहाँ उत्पादन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आलू की खेती तो हर जगह होती है, लेकिन जब जब चिप्स बनाने का कारखाना डाला जाता है तो जब वहाँ पे आलू आते हैं तो पहले आलू की छटाई होती है। जो उत्तम क्वालिटी के जो आलू होते हैं उन्हीं को लिया जाता है चिप्स बनाने में या फिंगर चिप्स बनाने में। हर प्रकार के आलू से आप चिप्स नहीं बना सकते हो, ना ही उनसे फिंगर चिप्स बना सकते हो। एक छोटी सी उदाहरण दिया था। अब ये एक आपकी बुक में ही एक दे रखा है, देखो कहता है उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। उद्योगों का निर्माण करना और विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं ये। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, ठीक है, किसी भी वस्तु को हाथ से बनाना। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाए गए सामान को भी हमने शामिल कर लिया गया, यानी मशीनों द्वारा जो सामान है उसको भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। यह एक परमावश्यक यानी अति आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के लिए तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाए। यानी उसके कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं ताकि वो बाजार में ऊंचे माल में बिके। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है। वैचारिक दृष्टिकोण से जो उद्योग होती है एक निर्माण यानी बनाने की इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है। भौगोलिक यानी उसके आसपास का वातावरण वगैरह सब शामिल होते हैं उसमें। एवं प्रबंध तंत्र यानी मैनेजमेंट के अंतर्गत लेखा यानी उसका रिकॉर्ड वगैरह रखना, उसको रख रखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी हम देखते हैं। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है, यानी इस्पात उद्योग है, ये रसायन उद्योग है, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के विचार उत्पन्न हो जाते हैं जब कोई इस प्रकार के शब्दों को यूज करता है। लेकिन कई गौण प्रक्रियाएं, गौण यानी छुपी हुई प्रक्रियाएं भी हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं हो सकती। जैसे पर्यटन उद्योग, टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कारखानों में तो चलती नहीं है, वो तो अलग होटल वगैरह में चलती है। या मनोरंजन उद्योग, ये किसी टूरिज्म उसमें नहीं चलते, कारखानों में, इत्यादि। इसीलिए इनको निर्माण उद्योग ना कहकर या खाली उद्योग ना कहकर, अतः स्पष्टता के लिए हम इनको विनिर्माण उद्योग कहते हैं। विनिर्माण में अधिकतर वही उद्योग आते हैं जिनमें किसी न किसी वस्तु का उत्पादन हाथ से या मशीनों से किया जाता है। तो ये इसका पूरा निचोड़ था इस पैराग्राफ का। कहता आधुनिक जो आजकल के मॉडर्न विनिर्माण उद्योग हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग की निम्नलिखित विशेषताएं। सबसे पहले कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधियां। कौशल यानी जो उनमें टैलेंट है उसका विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधियां। कहता शिल्प तरीके, शिल्प यानी हाथ से, तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जा सकता है, यानी हाथों से, जो हाथों से बनाते हैं उसमें थोड़ा ही सामान बनाया जा सकता है तथा उसकी लागत भी वहाँ ज़्यादा आती है। परंतु मशीनों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है तथा एक ही प्रकार के सामान का उत्पादन हम इसमें करते हैं मशीनों से। इसके अंतर्गत आता है सब जिसमें प्रत्येक कारीगर लगातार एक ही प्रकार का कार्य करता है। यानी हर कारखाने में हर कारीगर को अलग अलग काम दिया जाता है कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। जैसे एक मशीन है, एक मशीन एक काम करती है तो उस पर एक कारीगर लगा दिया, फिर उसी काम को, फॉर एग्जांपल जैसे बैट बनाना ही है, कहीं पर बैट छीला जाता है, कहीं पर बैट पे वार्निश की जाती है, कहीं पर उसको शेप की जाती है, कहीं पर उसकी लकड़ी की पहचान की जाती है। तो ये सारे काम अलग अलग कारीगर करते हैं। यंत्रीकरण, यंत्र यानी मशीनों यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग। यंत्रीकरण का मतलब मशीनों का प्रयोग, और मशीन किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। आजकल पूरे विश्व में स्वचालित जो खुद चलती हैं, जैसे आप मेट्रो में घूमने गए होंगे तो वहाँ पर सीढ़ियाँ कैसी होती हैं, स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं, एस्केलेटर्स होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। रोबोट वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा है।
जिसमें कंप्यूटर तथा रोबोट मुख्य हैं। और जो है प्रौद्योगिकी नवाचार यानी नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए शोध होते रहते हैं, डेवलपमेंट होती रहती है। कहता शोध एवं विकसित तरीकों से विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, तो विनिर्माण उद्योगों में उससे उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, कम लागत में कैसे ज़्यादा चीज़ें बनाई जाएं, ये सब चीज़ें नई नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से की जा रही हैं। अपशिष्टताओं का निस्तारण, इन कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका भी निस्तारण किया जाता है ताकि पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा ना फैले, उससे किसी को नुकसान ना हो, हानिकारक तत्व उनसे ना निकलें। अदक्षता को समाप्त करना, अदक्षता का मतलब जो अपने कार्य में दक्ष नहीं है, लोगों को दक्ष बनाना एक तरीके से, यानी कौशल, वही ना कौशल श्रमिक, ठीक है, कुशल श्रमिक जो होते हैं, तो अदक्षता को समाप्त करना। प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष एवं कार्य करना, क्या कार्य करना कि प्रदूषण ज़्यादा ना फैलने पाए, प्रदूषण को कम करना, ये सब विनिर्माण उद्योगों के ही अंतर्गत ही आता है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, आधुनिक निर्माण की विशेषताएं। एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, यानी एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र का मतलब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, ये सब उसका ज़रूरत है। अत्यधिक विशिष्टीकरण, यानी उसमें टैलेंटेड लोग होने चाहिए। श्रम विभाजन, सब में अलग अलग काम बटा हुआ होना चाहिए, के द्वारा कम प्रयास से क्या होता है, अल्प लागत, कम पैसा लगाकर अधिक पैसा या माल उत्पादन, उसमें अधिक पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि अधिक जब उत्पादन होगा तो अधिक पैसा कमाया जाएगा। अधिक पूंजी चाहिए होती है विनिर्माण उद्योग के लिए, बड़े बड़े संगठन होते हैं, मैनेजमेंट होती है बड़ी बड़ी, और प्रशासकीय वर्ग तो होता ही है, जो सरकारी लोग होते हैं उनकी ज़रूरत वहाँ पर होती ही है। लास्ट है इसका अनियमित भौगोलिक वितरण। अब ये क्या है, जब आपको पता है पृथ्वी पर की भौगोलिक दशाएं अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। आधुनिक निर्माण उद्योग विश्व के स्थलीय भाग, यानी जो विश्व की जो जमीनी भाग है, पानी की बात नहीं हो रही, जमीनी भाग के 10% से भी कम भूभाग पर ही स्थित है, यानी जितनी ज़मीन है रहने के लायक उसके भी 10% कम भाग पर ही ये निर्माण उद्योग स्थित हैं। यह किसी देश की आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गए हैं, यानी जहाँ पर ये निर्माण उद्योग ज़्यादा होंगे वो देश आर्थिक रूप से ज़्यादा, यानी पैसे वाला होगा, डेवलप्ड कंट्री होगी, जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन कंट्री जो हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे उद्योग पहले लग गए थे, तो वे देश आज ज़्यादा हमसे डेवलप्ड हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं। जैसे भारत को भी राफेल खरीदने पड़े तो कई हज़ार करोड़ रुपए देने पड़े, किसको देने पड़े, फ्रांस की कंपनी को। अगर भारत में कोई ऐसा उद्योग होता, कोई ऐसी कंपनी होती जो ये बना सकती, तो इतना पैसा शायद नहीं लगता। तो अब फ्रांस को ये पैसा गया तो वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत टैक्स मिला होगा, तो इस तरीके से वो आर्थिक हालात उनके अच्छे होते चले जाते हैं। विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं, जो विनिर्माण स्थल हैं, जहाँ विनिर्माण स्थल क्या, वे जमीन जहाँ पर विनिर्माण उद्योग लगे हुए हैं, उनकी जो प्रक्रिया है उनकी अत्यधिक गहनता के कारण ये ज़्यादा स्पष्ट क्षेत्र नहीं है, तथा कृषि की अपेक्षा ये बहुत ही छोटे क्षेत्रों में भी लग जाते हैं। उदाहरण दे रखा है, उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी, यानी जहाँ मक्का की खेती की जाती है, 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया 4 बड़े फार्म होते हैं, यानी इतने क्षेत्र में 4 फार्म होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं कुल। और ये जो 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं ये 50 से 100 मनुष्य का भरण पोषण ही करते हैं। देखो इतने बड़े क्षेत्र में कुल 10 से 20 लोग कार्य कर रहे हैं, और उससे जो भरण पोषण हो रहा है कितने लोगों का हो रहा है, कुल 50 से 100 लोगों का, क्योंकि 10-20 लोगों पर 50 से 100 लोग डिपेंड होते हैं। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों वृहद या बड़े स्तर के समकालीन कारखानों को स्थित किया जा सकता है, कईयों को, और जिसमें हजारों लाखों श्रमिक काम कर सकते हैं, रोजगार मिल सकता है, और उनके ऊपर लाखों लोग निर्भर रह सकते हैं, जिनका उनसे भरण पोषण हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी चैप्टर का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी हमने इसमें समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में, साथियों में इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। धन्यवाद।